Welcome to my channel. Once again, here we are discussing about the test of Vision 2024. This is a test series of Vision 2024, and this is test number 1. As we have already discussed, this test is related to the Indian polity and the constitution syllabus. We have already discussed. We have discussed already 1 to 20 question in my first two videos. My name is Tarun Kumar Gautam. I have cleared pre exam 2 times. That's why I am sharing my strategy through this channel. और अगर मैं बात करूं पेपर की, जैसे आपको पता ही होगा 2023 का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था, बहुत डायनेमिक था, बहुत ज़्यादा स्टैटिक था और डिफरेंट क्वेश्चन थे। तो अगर मैं बताऊं आपको कि अगर तुम्हें पेपर रियलिटी में ही निकालना है प्री का, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, टेस्ट सीरीज़ करो। तो इसी के लिए ही, इस उद्देश्य के लिए ही मैं सीधा इन क्वेश्चन पे करने पे आता हूँ डायरेक्ट। और जितनी आप ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करके सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए थे लास्ट टाइम पे। 21 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, थोड़ा सा फ़ॉन्ट बेकार आ रहा है पर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊंगा आपको। 21 में चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, उससे रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोसेस होती है उस पर पहला पार्ट पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस बाय द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द लोकसभा। क्या लोकसभा के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते? गलत है, कर सकते हैं। इट कैन बी इनिशिएटेड एनी बिल, या हम कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय नॉमिनेटेड मेंबर और इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, पर लेकिन इसको आप स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं कर सकते। मतलब इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा राज्यसभा बट नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। पहली बात याद रखने वाली बात है। ठीक है, दूसरी बात पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज सीकिंग टू अमेंड द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रेक्टिफाइड बाय लेजिस्लेचर हाफ ऑफ द स्टेट इन स्पेशल मेजोरिटी। गलत है। कोई एक अमेंडमेंट बिल है, मैं समझाता हूँ आपको टॉपिक क्या है। एक अमेंडमेंट बिल है तो आप इसको या तो लोकसभा में पास करोगे या राज्यसभा में पास करोगे। पर लोकसभा राज्यसभा में पास करोगे तो ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, पर ऐसा अमेंडमेंट जिसके अंदर कोई फेडरल पार्ट हो, कोई फेडरल से रिलेटेड चीज़ हो, जैसे प्रेसिडेंट के अंदर चेंज करना, या मैं 365 के अंदर चेंज करना चाहूँ, अमेंडमेंट प्रोसेस के अंदर ही चेंज करना चाहूँ, मतलब द पार्ट इज़ विच इज़ रिलेटेड टू द फेडरल पार्ट, जैसे DPSP हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँगा तो हमें स्टेट की राय लेनी ज़रूरी होती है। ठीक है, रेक्टिफाई करना होता है। और जो स्टेट उसे पास करता है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए सिंपल मेजोरिटी से। तो यहाँ पर आना चाहिए सिंपल और यहाँ पर आपका कैन आना चाहिए। तो ठीक है, तो इस हिसाब से आपको दोनों गलत हो गए। तो सिंपल सी बात है, अगर एक अमेंडमेंट बिल है, इस कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली, राज्यसभा ओनली बट नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर, पहली बात। एंड इट इज़ पास्ड बाय द स्पेशल मेजोरिटी नॉट सिंपल मेजोरिटी। बट इफ द अमेंडमेंट बिल कंटेनिंग सम फेडरल प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रेक्टिफाइड बाय द लेजिस्लेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट विद द सिंपल मेजोरिटी। ठीक है जी, जहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं हमारे पास। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ द राइट ऑफ इक्वलिटी। राइट ऑफ इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात हमारे पास राइट ऑफ इक्वलिटी पता ही होगा, आर्टिकल नंबर 14 हमारे पास होता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ठीक है जी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ होता है हमारे पास। तो पहला उसका पॉइंट पढ़ते हैं। इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज पॉजिटिव कंसेप्ट विच मीन्स द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, ये हमारे पास गलत है। इट मे बी पॉजिटिव कंसेप्ट और इट मे बी नेगेटिव कंसेप्ट। तो पहला हमारे पास हो गया हमारा गलत। सेकंड पे चलते हैं। व्हेन द इक्वल एंड अनइक्वल आर ट्रीटमेंट डिफरेंटली आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। बिल्कुल ठीक है ये हमारे पास। व्हेन इक्वल एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट आर डिफरेंटली, अगर हम इक्वल अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल नंबर 14 अप्लाई नहीं होता। अच्छा, एक बात, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर। तो अगर आंसर देखो तो आंसर बी है इसके अंदर। एक पार्ट में आपको बताता हूँ कि जो आर्टिकल नंबर 14 है वो किसके लिए होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो है कोई पर्सन हो,
अब पर्सन कौन हो, या तो लीगल पर्सन हो, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, या कोई हमारा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हो, या कोई कंपनीज हो, या कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी हो। तो ऐसा नहीं है कि आर्टिकल नंबर 14 बिफोर द लॉ किसी आदमी के लिए होता है या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए होता है, ऐसा नहीं है। वो एक लीगल पर्सन भी हो सकता है, कोई कॉरपोरेशन भी हो सकता है, कोई कंपनीज भी हो सकती है, कोई सोसाइटीज़ भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन याद करने वाली बात है। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, तो आंसर है इसका 2, ऑप्शन है इसका बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पे। 23 पे आते हैं, आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा जो यूनिटरी है, मतलब जिसके अंदर मतलब मेन पावर सेंटर की अगर हम देखें तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सही है, इमरजेंसी प्रोविज़न सही है जिसके अंदर हम गवर्नर रूल लगा देते हैं पहली बात, या प्रेसिडेंट रूल हो जाता है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज IAS IPS हम इंट्रोड्यूस करते हैं। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मैकेनिज़्म, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और वो देखता है स्टेट इलेक्शन को भी। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इज अपॉइंटमेंट बाय द सेंटर, वो उसका आदमी होता है। तो उसका मतलब है ये सारे प्रोविज़न अगर आप देखोगे तो ये किसी तरह से स्टेट की ऑटोनॉमी को करप्ट करते हैं, तो इसलिए बोला गया इसको यूनिटरी फीचर्स। तो पाँचों सही है, आंसर इसका डी, ठीक है। 23 का आंसर हो गया हमारे पास डी। चलो अब क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24 पे, ठीक है। बड़ा है, दिख रहा होगा आपको। जब आप क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट एबोलिश अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट्स इट इज़ प्रैक्टिस एज द फंडामेंटल राइट। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया आपके पास। 24 हमारे पास क्या राइट ऑफ इक्वलिटी के अंदर में आता है कि हम अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर कौन सा है ये 17 है, तो राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है कि हम किसी अनटचेबिलिटी वाला को हम अबोलिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। स्टेट क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो रिलेटेड है हमारे पास स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन SHRC से रिलेटेड है। तो SHRC करते हैं बात हमारे पास। चलिए, द कमीशन हैज़ नो पावर टू पनिश वायलेट्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड नॉर अवॉइड एनी रिलीफ इंक्लूडिंग मॉनेटरी रिलीफ ऑफ द विक्टिम्स। ये हमारे पास सही है। इट इज़ अ रिकमेंडेटरी बॉडी, इट्स एडवाइजरी बॉडी। अगर आप देखो तो एक तरह से क्या है, एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। तो ये एक तरह से उसको कोई वॉयलेशन करने पे कोई पनिशमेंट नहीं दे सकती, कौन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। तो पहली बात है, तो द कमीशन हैज़ नो पावर टू पनिश वॉयलेट्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स। दूसरी बात है, द कमीशन सबमिट इट इज़ एनुअल स्पेशल रिपोर्ट टू गवर्नर। गवर्नर नहीं करता, ये भेजता है स्टेट को सीधा, स्टेट गवर्नमेंट की बात चल रही है यहाँ पर। तो अगर आप देखो तो हमारे पास पहला सही है, दूसरा गलत है। तो उसका मतलब है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो अपनी रिपोर्ट है किसको भेजता है, स्टेट गवर्नमेंट को भेजता है। तो आंसर इसका होगा ओनली 1। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 पे, ठीक है। 26 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास। ये हमारे पास है TDE से, टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट से हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइडल डिस्क्रिप्शन इवेंट। ये टाइडल डिस्क्रिप्शन इवेंट हमारे पास करंट अफेयर में चल रहा था, और इसमें जो है इट इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टार बाय द ब्लैक होल। जब कोई स्टार होता है और मर जाता है ब्लैक होल के द्वारा, ब्लैक होल में आपको पता ही होगा कि उसमें क्या होता है कि ब्लैक होल एक तरह कंसेप्ट है जिसके अंदर यहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाहर की जो लाइट है वो भी इसके अंदर ही आ जाती है। मतलब अगर कुछ भी चीज़ होगी तो उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हाई डेंसिटी हो जाएगी, जैसे मानो कि आप पे एक 10 किलो का आयरन है और आप इसको एक छोटे से पॉइंट में ले आओ, इतना मतलब इसको इतना कंप्रेस करो एक पॉइंट में आ जाए, तो उसकी जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ब्लैक होल कंसेप्ट। और ब्लैक होल कंसेप्ट के अंदर में क्या होता है कि जो कोई लाइट्स होती हैं वो कोई बाहर नहीं निकल पाती, हमेशा अंदर रहती हैं। तो इसका आंसर है डी, इट इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टार बाय द ब्लैक होल। तो ब्लैक होल क्या करता है, स्टार्स को खा जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। इट इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टार बाय द ब्लैक होल, दिस इवेंट इज कॉल्ड टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट। तो 26 का आंसर है हमारे पास डी। आगे बढ़ते हैं, 26 हमारे पास क्वेश्चन 27 पे आते हैं। 27 पे क्वेश्चन पे आते हैं। 27 इज़ अ गुड क्वेश्चन।
नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है हमारे पास। आर्टिकल 358 359, मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ। 358 एंड 359 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फॉलोइंग। ये किस आर्टिकल को फॉलो करते हैं, ये किसको, मतलब ये किससे रिलेटेड है? तो अगर आप देखो तो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है हमारे पास 358 359, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे 358 359 को, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। दिस इज एट फिट 359। तो 358 359 के अंदर अगर आप नेशनल इमरजेंसी देखो तो नेशनल इमरजेंसी हमारे पास कितनी होती है, 352 होती है। 358 में क्या होता है, अगर आप 358 की बात करोगे, 358 में क्या होता है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल 19 ने जो भी राइट आपको दिए हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं सारे हमारे पास, ठीक है। आर्टिकल 19 ने जो राइट दिए हैं सारे सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352। और 359 क्या कहता है, 359 कहता है कि सारे ही जितने भी फंडामेंटल राइट सारे सस्पेंड हो जाएंगे, सिर्फ छोड़ के 20 और 21। तो ये बात करता है आर्टिकल नंबर 19 की, ये करता है ऑल की एक्सेप्ट 20 और 21 आर्टिकल। कह रहा है 20 और 21 आर्टिकल को छोड़ के सारे हमारे पास जितने भी चीज़ हैं, सारे राइट्स हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे अंडर द आर्टिकल 359 एंड बोथ आर्टिकल्स रिलेटेड टू द नेशनल इमरजेंसी 352। सही, तो उसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, ए आंसर हो गया। अच्छा 352, चलो ये तो समझ में तुम्हारे पास आई गया, छोटी सी बात हमारे पास। चलिए अच्छा ये बताओ, जो आर्टिकल नंबर 358 है कहाँ पे लगता है? वो लगता है 358 आर्टिकल हमारे पास लगता है इंटायर, या फिर इसको देखो 358 आर्टिकल को हम किसी इंटायर पार्ट में लगा सकते हैं इस कंट्री के, जबकि ये किसी पार्ट में लग सकता है और इंटायर पार्ट दोनों में लग सकता है हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा 358 आर्टिकल हम कब लगाते हैं, एक बार जब इंटरनल इमरजेंसी हो। इंटरनल इमरजेंसी क्या मतलब होता है, जब आर्म्ड रिबेलियन होता है, आर्मी हमारा अपोज कर दे। और 359 आर्टिकल कब लगता है, कब लग सकता है, या तो वार हो या फिर एक्सटर्नल कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बाहर देश से हमला हो जाए, तो हम 359 लगा सकते हैं। और ये किसी पार्टी पे लग सकता है और पूरे देश पे लग सकता है। और 358 आर्टिकल कब लगता है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल इमरजेंसी, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल इमरजेंसी। समझ रहे हो, सुनते रहो बातों को। तो 27 का आंसर क्या होगा, ए आंसर हो गया, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया 28, 27, 28 पे चलते हैं। अच्छा खासा क्वेश्चन चलाते हैं 28। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज एट प्रेजेंट रेगुलेटेड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस ऑफ द डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड। कह रहा है इंटरमीडिएट गाइडलाइन जो डिजिटल कोड है वो इसमें कौन कौन से पार्ट इसके अंदर में आते हैं इस रूल्स के। तो सोशल मीडिया आता है जी, आता है। OTT आता है, OTT प्लेटफॉर्म चला जहाँ पे रिलीज़ होती है। ऑनलाइन गेमिंग, देखो ऑनलाइन गेमिंग इसमें नहीं आता। और डिजिटल न्यूज़ आता है। तो उसका आंसर देखोगे तो उसका आंसर है 1 2 4, ठीक है जी, 1 2 4। ऑनलाइन जो गेम है वो किसके अंडर में आता है, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, नाम है EMIT, सुना होगा आपने। तो उसके अंडर में आता है। तो 28 का आंसर क्या होगा, सी होगा, 3 को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। इन USA द सिटीजन बाय द बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज्ड सिटीजन इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेजिडेंट, गलत है। USA में ओनली बर्थ, सिर्फ जो बाय बर्थ अगर आदमी होगा वही प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल है। जबकि इंडिया के अंदर क्या है, दोनों हैं। तो उसमें लिखा है ओनली सिटीजन बाय द बर्थ एंड नोर बाय सेंट्रलाइज, तो गलत है। तो ये नोर गलत है यहाँ पर। तो अगर देखो तो USA के अंदर सिर्फ बाय बर्थ जो होगा वही प्रेसिडेंट के लिए बन सकता है। इंडिया के लिए चाहे वो बर्थ हो और नेचुरलाइजेशन हो तो कर सकता है हमारे पास, ठीक है। तो उसका मतलब है दोनों ही गलत है। कह रहा है कौन कौन से गलत हैं, तो आंसर सी है, दोनों ही गलत है। तो 29 हो गया क्वेश्चन हमारे पास। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है जी। 30 क्वेश्चन करता हूँ, पेन लेता हूँ दूसरा, ग्रीन ले लेता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 30। इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर आती हैं, 15 नंबर 8D के अंदर आती है। आर्टिकल नंबर 51D हमारे पास है।
फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कन्फर्म टू द सिटीजन्स ओनली, बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिर्फ हमारे इंडियंस के लिए, सिटीजन्स के लिए फॉलो नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी लीगल सेंक्शन अगेंस्ट देयर वॉल्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर है इसका सी। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे पास होती हैं दिस आर नॉट लीगल। लीगल का मतलब ये है कि अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको जेल हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड, हो सकती है पर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड नहीं करा लीगल सेंक्शन, ठीक है। पर लेकिन जैसे झंडे को, हमारा फ्लैग है, फ्लैग को रिस्पेक्ट करना और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अब आप उसको डिसरिस्पेक्ट करोगे तो पुलिस पकड़ ही लेगी, पर लेकिन वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है, ठीक है। वो हमारा स्टेट पॉलिसीज़ है। पर लेकिन अगर आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन नहीं करेगा उसको वोलेशन करने पे उसको जेल हो जाएगी, ये नहीं लिखा हुआ। तो सेकंड पार्ट यही कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वोलेशन, दिस इज राइट। तो बोथ आर राइट। आर्टिकल नंबर, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर द पार्ट नंबर 51A, जो मैंने बताया किस आर्टिकल के अंदर में आता है, 51A के अंदर में आता है। इनमें से कौन कौन सा है? टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी टू रिफॉर्म, सही है, सही है हमारे पास ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये भी सही है। टू स्ट्रेव द टुवर्ड्स एक्सलेंसी इन द स्फेयर ऑफ द इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटीज़, ये भी सही है। टू कास्ट द वोट, ये कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, ठीक है। तो आंसर 1 2 3 आंसर हो गया। ये आपको मिलेगा जब आप पढ़ते रहोगे तो टॉपिक्स में आ जाएगा। तो तीनों हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है, फोर्थ हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, जो मैंने अभी बताया था अभी आपको पहले, थोड़ा सा उसके बारे में अप्रूव किया था। कंसीडर द नेशनल फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहे हैं कंसीडर करते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट को। प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो उसको दोनों हाउस से पार्लियामेंट से पास करना जरूरी है। विद इन 2 मंथ, गलत, विद इन 1 मंथ। आई बात समझ में? तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो नेशनल इमरजेंसी शुड बी अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू। तो पहले हमारा गलत हुआ, ठीक। दूसरा पढ़ते हैं। इफ़ अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अगर से पास कर दिया जाता है पार्लियामेंट से, तो इमरजेंसी कंटिन्यू फॉर द 6 मंथ, बिल्कुल सही है, 6 महीने तक वो रहती है। एंड इट कैन बी एक्सटेंड टू इनफाइनाइट पीरियड बाय अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ, का सही है। तो आंसर was का भी। तो कह रहा है जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है कहीं पर तो ठीक है, तो 6 महीने तो लग सकती है। उसके बाद वो चेक करेंगे कि इमरजेंसी की ज़रूरत है या नहीं है, अगर है तो फिर 6 महीने बढ़ा देंगे, पर फिर चेक करेंगे, मतलब हर 6 महीने के बाद इसको एक बार देखा जाएगा कि वहाँ पर अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट का, ठीक है जी। तो आंसर है इसका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन आप देख ही होंगे, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, सिंपल है। इन द कॉन्स्टेंट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या है? रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है ये हमारे पास, हमारी जो गवर्नमेंट है रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक है। प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, हमारी प्रेसिडेंटल फॉर्म नहीं है, हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, समझ में आई? हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंटल फॉर्म हमारे पास कहाँ पर है? यूएसए के अंदर है, तो ये पार्ट गलत हो गया। सेकुलर करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारा। सेपरेशन ऑफ द पावर, सेपरेशन ऑफ पावर ये भी है हमारे पास। तो सब हमारे पास 3 हो गए। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा? आंसर है इसका ए, आंसर इसका हो गया, सॉरी बी हो गया आंसर, क्योंकि सेकंड गलत है ना हमारा। हमारे जो इंडिया के अंदर जो हमारे पास गवर्नमेंट है वो हमारे पास कौन सी है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं। यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए गए हैं और हमारे पास ये पता करना है कि कहाँ से लिए गए हैं। अगर डीपीएसपी की बात करो तो पहले पता होना चाहिए इट से लिया गया, बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट हमारे पास कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स हमारे पास कहाँ से लिया गया है? कि फ्रेंड से लिया गया है? गलत, वो लिया गया यूएसए से, तो सेकंड पार्ट गलत हो गया। जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस इज़ बाय कॉन्स्टिट्यूशन,
ऑस्ट्रेलिया से लिया गया हमारे पास जॉइंट सिटिंग, ये बिल्कुल हमारे पास सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी आंसर है। तो DPSP कहाँ से लिया, से लिया गया, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया, USA से लिया गया। जॉइंट सिटिंग कंसेप्ट इज टेकन बाय ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। 34 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन करने की जरूरत करना, जो आपको पता है वो है, बस आप इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। विच ऑफ द फॉलोइंग DPSP, इन DPSP से कौन, विच आर नॉट एडिड बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जब 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था तो इनमें से कौन सा DPSP ऐड नहीं हुआ था, ऐड नहीं हुआ था। पहला पढ़ते हैं, टू प्रोवाइड अर्लियर चाइल्ड केयर एजुकेशन फॉर ऑल चाइल्ड टिल कंप्लीट द एज ऑफ द 6 ईयर्स। 6 ईयर। अब ये जो हमारे पास है, देखो ये जो 6 ईयर वाला कंसेप्ट है हमारे पास, ये 86 अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। अगर आपको बताऊं मैं आपको, 86 अमेंडमेंट हुआ था जिसके अंदर राइट टू एजुकेशन था। तो ये राइट टू एजुकेशन के थ्रू हुआ था, तो पहला हमारा हुआ गलत। टू टेक स्टेप द सेक्युलर सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, ये बिल्कुल सही है, 42 अमेंडमेंट से हुआ था। टू मिनिमाइज द इनइक्वलिटीज़ इन द इनकम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी गलत है, ये हुआ था 44 अमेंडमेंट से, ना कि 43 से। तो अगर आप देखो 1 और 3 गलत है, तो आंसर है इसका 1 और 3, ये दोनों ही ऐड नहीं हुए थे। अगर आप 42 की बात करोगे, 42 से क्या क्या ऐड हुआ था, देखो 42 से आर्टिकल नंबर 39 ऐड हुआ था। आर्टिकल 39 का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ हेल्थ डेवलपमेंट। आर्टिकल नंबर 39A ऐड हुआ था, वो क्या होता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। एक हुआ था आर्टिकल नंबर 43। आर्टिकल 43 क्या होता है, यही पार्टिसिपेशन, जो आपको बी पार्ट दिया हुआ है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। एक हुआ था आर्टिकल नंबर 48A। 48 आर्टिकल क्या होता है हमारे पास, कि किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। तो अगर आप 42 में जाओगे तो 42 अमेंडमेंट में 39A, 43, 48A ये ऐड हुए थे, तो आंसर्स का हुआ सी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ आर्टिकल एक्ट्स 1935। 1935 एक्ट के अंदर इनमें से क्या सही है। ठीक है, इट प्रोवाइड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्ट ऑफ प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट एज ए यूनिट, बिल्कुल सही है। जब एक्ट आया था 1935, तो उस टाइम पे ऑल इंडिया फेडरेशन बना था प्रिंसली एंड प्रोविंसेस के लिए। इट इंट्रोड्यूस बाई कैमलिज्म, गलत है, ये तो हमारा 1919 में आ गया था। ठीक है, तो गलत हो गया, तो आंसर है हमारे पास 1। अगर आप 1935 की बात करोगे, क्या क्या ऐड हुआ था, तो फेडरल बना था हमारे पास, और इसके अंदर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था कि हमारे पास सेंटर पावर है, ये प्रोविंसेस की पावर है, और जो डिसाइडिंग पावर है, मतलब जो दोनों की पावर है, वो कहाँ जाएगी, गवर्नर पे जाएगी, वर्सले पे जाएगी। अबोलिश हो गया था हमारे पास, DRK सिस्टम अबोलिश हो गया था, और DRK सेंटर में अप्लाई हो गया था। ठीक है, अच्छा इंट्रोड्यूस जो हमारे पास, अच्छा सॉरी नहीं, ये तो गलत बताया मैं आपको। जो बाई कैमलिज्म है वो हमारे पास 6 स्टेट में हुआ था आउट ऑफ 11, इसलिए हमारे पास गलत है। तो क्या लिखा, इट इंट्रोड्यूस द बाई कैमलिज्म इन द ऑल स्टेट में नहीं, सिर्फ 6 में से हुआ था, 11 में 6 स्टेट में हुआ था, ये सेकंड नंबर गलत है। अच्छा इंट्रोडक्शन हुआ था हमारे पास, अबोलिश हुआ था, काउंसिल ऑफ इंडिया को अबोलिश कर दिया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था, PCS बना था, ये पब्लिक सर्विस कमीशन बना था, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना था, फेडरल कोर्ट बना था, है ना, और 10% राइट मिला था, और इसके बाद जो कम्युनल इलेक्टोरेट्स है वो SC शेड्यूल कास्ट और लेबर को दिया गया था। तो ठीक है, ये मैंने बताया आपको छोटे छोटे सा पॉइंट 36 के बाद के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37, विद रेफरेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टोर्ट्स। टोर्ट्स क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को ना मानना, वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोड, कॉन्स्टिट्यूशन टोर्ट्स। इन इंडिया देयर इज़ नो लेजिस्लेशन विच इज़ गवर्नर टू लाइबिलिटी टू द स्टेट फॉर द टोर्ट्स कमिटेड बाई इट्स सर्वेंट। कह रहा है कि अगर कोई सर्वेंट जो है अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन पालन नहीं करता तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। तो अगर आप देखो तो सही है हमारे पास।
अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन टोर्ट्स के बारे में बात करें तो कोई ऐसा लीगल पार्ट नहीं है, ठीक है। ए कोर्ट ऑफ द लॉ कैन अवॉर्ड मॉनेटरी कंपनसेशन टू द विक्टिम इन सच ऑफ द केसेस, कर सकता है, सही है, क्यों नहीं कर सकता, कर सकता। तो आंसर 33 का आंसर है सी। 38 की बात करते हैं। 38 की बात करते हैं, चलो पहले। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के इनमें से कौन सी बात है, ठीक है जी। इन द डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोस ऑफ द इलेक्टेड ऑफ द पीपल, सही बात है। इन द डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज अंडर द पार्ट ऑफ द पीपल, ठीक। द रूलिंग पार्टी इन द पावर मस्ट हैव द फेयर चांस ऑफ द लूजिंग इन द इलेक्शन, बिल्कुल सही बात है। पर पार्टी जीत भी जाती है, क्या पता अगली बार वो हार भी जाए फेयर इलेक्शन के अंदर। तीसरी बात चलती है हमारे पास, ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, ये भी सही है। हमने इस तरह सिस्टम बनाया कि हर आदमी की अपनी एक वोट हो, हर आदमी की अपनी एक वोट हो। गवर्नमेंट इज़ नॉट लिमिटेड बाय द लॉ ऑफ रेगुलेशन, गलत बात है। गवर्नमेंट तो हमारे पास है ही भाई, फंडामेंटल राइट के सेंटर में जाके देखोगे तो लिमिटेड है, बहुत चीज़ फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकती। तो आंसर इसका सी, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास हो गया सी इसका। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द DPSP ऑफ द स्टेट पॉलिसी इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे कौन से DPSP हैं जो हैं, ठीक है। विच ऑफ द DPSP इज़ गिवन इन द अबव द लिबरल, जो लिबरल पार्टी में आते हैं। देखो DPSP 3 तरह के हैं, सोशलिस्ट, लिबरल और गांधीयन प्रिंसिपल, जो गांधी को प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ठीक है जी। तो कह रहे हैं इनमें से कौन से जो लिबरल है, इनमें से कौन से जो लिबरल है। सिक्योरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, इट इज़ अ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, पहली बात, इट इज़ अ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर ऑन द मोड ऑफ द साइंटिफिक लाइन, ऑन द मोड ऑफ द साइंटिफिक लाइन इज़ अंडर द लिबरल पॉलिसी। तो मतलब ये सही हो गया हमारा, पहले तो गलत हो गया। प्रोहिबिशन ऑफ द सेलिसिटर ऑफ द काउस को मना मारना, ये गांधीयन पॉलिसी के अंडर में आता है, तो ये भी नहीं है। प्रमोशन ऑफ द कॉर्पोरेट सोसाइटी, ये भी गांधीयन पॉलिसी के अंदर आता है, तो ओनली 2 आंसर है इसका। तो ठीक है, तो पहला हमारे पास सोशलिस्ट है, दूसरा हमारा लिबरल है, फिर दो लास्ट के 2 हमारे गांधीयन के प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा रटने वाला क्वेश्चन है। इंडिया वॉज अ पायनर वेयर दिस कम द गिवन द वोटिंग राइट्स इन द पीपल, करें इंडिया के अंदर पीपल को, लोगों को वोटिंग राइट मिला इन दिस कंसेप्ट, इस कंटेक्स्ट के अंदर इनमें से कौन सी कंट्रीज़ को एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बाद में मिली, इंडिया के बाद में मिली। तो देखो USA के अंदर जो मिली थी वो मिली थी 1965 के अंदर, याद कर लो। जापान में जो मिली थी वो मिली थी 1945 के अंदर, फ्रेंच में मिली थी 1944। तो इनमें से ऐसा कौन है जो बाद में मिली थी, US से मिली थी, तो आंसर है इसका 1। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और बताऊंगा आपको, एक छोटा सा बात। सबसे पहले किसी मिली थी, सबसे पहले तो न्यूजीलैंड की बात करोगे तो 1873 में मिली थी, और रशिया की बात करोगे तो 1917 में मिली थी। तो 2 तुम याद कर सकते हो, ये R मतलब रशिया। तो 40 तक क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपको, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और कोई दिक्कत हो तो मुझे आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, ऐसे ही मैं क्वेश्चन कराते रहूँगा आपको। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी, क्योंकि पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन करने से ही काम चलेगा। जितने भी क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आप कर सकते हो उतने करो। प्री क्लियर करने का यही सिर्फ एक रास्ता है, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। आप कितना ही पढ़ लो, लक्ष्मीकांत को 10 बार चाट लो, 50 बार चाट लो, पर लेकिन जब क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 40 ही है, ढूंढो लक्ष्मीकांत में कहाँ है, नहीं मिलेगा। 39 है वो मिल जाएगा आपको। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन हैं ये तैयार आपको क्वेश्चन करते हुए ही होंगे जब वीडियोस को देखोगे। तो 40 क्वेश्चन मैंने करा दिए, इनके आप नोट्स बनाओ, इनको बार बार याद करो, आपके बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो एक पार्ट है आपका अपनी स्टैटिक स्टडी करना, दूसरा पार्ट है आपको क्वेश्चंस करना।